गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। छठा लेसन उत्तक टिश्यू पढ़ रहे थे हम। लेसन 6 जिसका नाम था उत्तक या टिश्यू। इसमें हमने पादप उत्तकों की बात कर ली थी। आज हम बात करेंगे जंतु उत्तकों की। जंतु उत्तक जो होते हैं 4 प्रकार के होते हैं। पहला जो उत्तक होता है उसे उपकला उत्तक कहते हैं या इसको एपिथेलियमी उत्तक भी कहते हैं। दूसरा जो उत्तक है ये संयोजी उत्तक है। तीसरा जो उत्तक है ये पेशीय उत्तक है। चौथे उत्तक का नाम है तंत्रिका उत्तक। इन चारों उत्तकों की हम बात इस वीडियो में करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं उपकला उत्तक की। उपकला उत्तक उपकला जो उत्तक होता है ये जंतु के शरीर को ढकने या बाह्य रक्षा प्रदान करने का कार्य करता है। हमारे शरीर में, जंतुओं के शरीर में जो बाह्य त्वचा जो होती है वो बाहरी आवरण होता है और त्वचा के अंदर कौन सा उत्तक होता है? उपकला उत्तक ही पाया जाता है। ये जो होता है ये हमारे जो आंतरिक अंग होते हैं, इन आंतरिक अंगों का आवरण होता है। मतलब सभी आंतरिक अंगों का जो आवरण है, बाह्य आवरण, वो उपकला उत्तक का ही बना होता है। और ये जो आंतरिक अंग होते हैं, इन आंतरिक अंगों के बाहर और अंदर की जो गुहा होती है उसको ये अस्थिरित करते हैं। यानी कि जो एपिथेलियम ये उपकला उत्तक है, ये उपकला उत्तक हमारी बाह्य आघातों से सुरक्षा करते हैं, चाहे वो आंतरिक अंग हो या बाह्य बॉडी वाल हो। जो क्या है कि त्वचा है जो इसके अंदर भी ये उपस्थित होते हैं ताकि बाह्य आघातों से हमारी सुरक्षा हो सके। ये भिन्न भिन्न प्रकार के शारीरिक तंत्रों को एक दूसरे से अलग करने का भी कार्य करते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक अंग ये है, एक अंग ये है, तो इन दोनों में जो डिफरेंस होगा वो इसी उपकला उत्तक के द्वारा होगा। और अगर इस एक अंग में से किसी पदार्थ को इस अंग में जाना हो तो ये किससे होकर जाएगा? उपकला उत्तकों से होकर ही गुजरेगा। हम बात करें जैसे कि त्वचा है, मुंह है, आहार नलिका है जिसमें से आहार पचता है, जिसमें भोजन पचता है, रक्तवाहिनियाँ हैं, रक्तवाहिनी, फेफड़े हैं, फेफड़ों की जो कुपिका है, वायु कुपिका जिससे गैसों का आदान प्रदान होता है, ऑक्सीजन CO2 का, वृक्क नलिका है, वृक्क किडनी की जो नलिका है, आदि सभी के अंदर क्या पाया जाता है? उपकला उत्तक पाया जाता है। उपकला उत्तकों से बने होते हैं। एपिथेलियमी उत्तक जो है इसकी जो सेल्स है, कोशिकाएं हैं, ये कोशिकाएं एक दूसरे से चिपकी हुई होती है, एक दूसरे से सटी होती है और इनके बीच में जो अंतराकोशिकीय अवकाश होते हैं ये भी क्या होते हैं? बहुत ही कम होते हैं। मतलब बहुत कम स्थान होता है इन कोशिकाओं के बीच में, एक दूसरे से काफ़ी सटी हुई होती है, बहुत पास उपस्थित होती है ये। अतः जो भी पदार्थ शरीर में प्रवेश करता है, बाहर निकलता है, वो क्या होता है? एपिथेलियम की परत से होकर ही गुजरता है। ये विभिन्न प्रकार के होते हैं। पहला जो प्रकार है एपिथेलियमी उत्तकों का वो है सरल सल्की एपिथेलियम। वैसे तो ये कई प्रकार के होते हैं पर हमारी जो बुक है उस NCERT के हिसाब से चल रहे हैं। पहला जो है वो है सरल सल्की एपिथेलियम। सरल सल्की जो एपिथेलियम है ये रक्त नलिका और कुपिका यानी कि वह स्थान जहाँ से पदार्थों का आदान प्रदान हो, पदार्थों का क्या हो? आदान प्रदान। जैसे रक्त नलिका से रक्त जो है एक जगह से एक नलिका से दूसरी नलिका में जाएगा। इसी प्रकार जो कुपिका है, इस कुपिका से ऑक्सीजन
रक्त में जाएगी और CO2 जो है वो कूपिका में जाएगी। तो जहाँ पे आदान प्रदान की क्रिया हो रही है वहाँ पे सरल सल्की एपिथेलियम जो है वो उपस्थित होती है। इसकी जो कोशिकाएं होती हैं ये चपटी और पतली होती है, इसलिए इसे सल्की कहते हैं। चपटी और क्या होती है, पतली होती है। कोमल अस्तर का निर्माण करती है। कोमल अंग जो होते हैं उनके अस्तरों का जो निर्माण होता है वो इसी सरल सल्की एपिथेलियम से होता है। आहार नलिका है, इसके अलावा मुंह है, इसके अलावा त्वचा है, वो इन्हीं ऊतकों की बनी होती है। इनमें सरल सल्की एपिथेलियम ऊतक पाया जाता है। मतलब कि कहने का मतलब है जहाँ से पदार्थों का आदान प्रदान हो रहा है वहाँ पे सरल सल्की एपिथेलियम जो है वो पाई जाती है। आगे बात करते हैं दूसरे ऊतक की, दूसरे एपिथेलियमी ऊतक की, जिसका नाम है स्तृत सल्की एपिथेलियम। सरल सल्की एपिथेलियम जो है ये त्वचा की जो कोशिकाएं हैं, एपिथेलियमी कोशिकाएं, त्वचा जो है इसको कटने तथा फटने से बचाने हेतु इसमें स्तृत सल्की जो एपिथेलियम है, जो एपिथेलियम ऊतक है, ये मान लीजिए एपिथेलियम ऊतक ये कई परतों में होता है, कई परतों में होता है त्वचा के अंदर। इन परतों के कारण इसको क्या बोल दिया हमने, स्तृत सल्की एपिथेलियम कह दिया। ये परतों के पैटर्न के रूप में उपस्थित होती है त्वचा में, ताकि क्या हो, कटा जो त्वचा है वो कम कटे और कम फटे। इसलिए तो जो एपिथेलियम ऊतक है वो ऐसे इस प्रकार से एक के ऊपर एक परतों के रूप में व्यवस्थित होते हैं, इसलिए इसे स्तृत सल्की उपकला या स्तृत सल्की एपिथेलियम कह देते हैं। तीसरी अगर हम बात करें तो तीसरा है स्तंभाकार एपिथेलियम। ये क्या होता है कि जहाँ पे अवशोषण और स्त्राव का कार्य हो, जहाँ पे हम किसी पदार्थ का अवशोषण करें या उसको स्त्रावित करें, बाहर निकालें, वहाँ पे क्या पाया जाएगा, स्तंभाकार एपिथेलियम ऊतक पाया जाएगा। जैसे कि आंतर है, आंतर में भोजन का अवशोषण होता है और आंतरीय रस का स्त्राव होता है, यानी दोनों ही कार्य हो रहे हैं। भोजन का अवशोषण हो रहा है, आंतरीय रस का स्त्राव हो रहा है, एंजाइमों का स्त्राव हो रहा है। तो आंतर जो है ये इसका जो भीतरी स्तर होता है, ये भीतरी स्तर किसका बना होता है, स्तंभाकार एपिथेलियमी ऊतक का बना होता है। यह स्तंभाकार एपिथेलियम अवरोध को पार करने में भी सहायता करता है। अवरोध कोई प्रकार का हो तो उसको पार करने में भी क्या होता है, स्तंभाकार एपिथेलियम ऊतक काम आता है, क्योंकि अवरोध वाली जगहों पे भी क्या पाया जाता है, स्तंभाकार एपिथेलियम ऊतक पाया जाता है। जो स्तंभाकार एपिथेलियमी ऊतक है, इस ऊतक के ऊपर रोम जैसी संरचनाएं पाई जाए। ये पक्षमाभ जो है, ये जो रोम है, रोमनुमा संरचना, इसे पक्षमाभ कहते हैं। और ये पक्षमाभ क्या करते हैं, गति करते हैं। इनकी जो गति होती है ये क्या करती है, श्लेष्मा को आगे स्त्रावित करती रहती है। श्लेष्मा को क्या करती रहती है, आगे की ओर स्त्रावित करती रहती है, जिससे जो भाग है वहाँ का वो क्या होता रहे, साफ होता रहे। तो इस प्रकार की जो स्तंभाकार एपिथेलियम ऊतक है, इन्हें जिनमें पक्षमाभ पाए जाते हैं उन्हें पक्षमाभी स्तंभाकार एपिथेलियमी ऊतक कह देते हैं। मतलब कि जिस स्तंभाकार एपिथेलियम ऊतक में पक्षमाभ पाए जाएंगे उन्हें हम पक्षमाभी स्तंभाकार एपिथेलियमी ऊतक कह देंगे। आगे हम बात करें नेक्स्ट, तो आगे है घनाकार एपिथेलियमी ऊतक। घनाकार एपिथेलियमी ऊतक जो है ये यांत्रिक सहारा प्रदान करता है, किसी अंग को यांत्रिक सहारा प्रदान करने का कार्य करता है। ये जैसे कि वृक्क नलिका है, इसके अलावा लार ग्रंथि की नलिका है। इनके स्तर का, आंतरिक स्तर का जो निर्माण है वो घनाकार एपिथेलियमी ऊतक से होता है। ये एपिथेलियमी जो कोशिकाएं हैं ये ग्रंथि कोशिकाओं के रूप में
ग्रंथि कोशिका के रूप में होती है, यानी कि कुछ पदार्थों का स्त्रावित करेगी। जो ग्रंथियां होती हैं उनमें घनाकार एपिथेलियम उत्तक पाया जाता है। इस कोशिका की सतह पर इस कोशिका की जो सतह होती है वो विभिन्न पदार्थों का स्त्रवण कर सकती है। विभिन्न पदार्थों का क्या कर सकती है? स्त्रवण कर सकती है। जैसे लाल ग्रंथि एंजाइम का स्त्रवण करती है, वैसे ही जो ग्रंथियां एंजाइम और हार्मोन का स्त्रवण करती है, उनकी जो स्तर होता है उनका ग्रंथियों का, वो घनाकार एपिथेलियमी उत्तकों का बना होता है। कई बार क्या होता है, एपिथेलियमी जो उत्तक है इसका जो कुछ भाग होता है वो अंदर की ओर मुड़ जाता है, तथा एक बहुकोशिकीय ग्रंथि का निर्माण कर लेता है, एक बहुकोशिकीय ग्रंथि का निर्माण कर लेता है। इसलिए इसे ग्रंथिल एपिथेलियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रंथिल एपिथेलियम उत्तक भी कहते हैं। तो ये क्या रखना है, आपको याद रखना है, ये 4 प्रकार हमने पढ़े उपकला उत्तक के। आगे अब हम नए उत्तक की बात करते हैं, दूसरे उत्तक की ओर चलते हैं। दूसरा जो उत्तक है उसका नाम है संयोजी उत्तक। संयोजी जो उत्तक है इसे अवलंबन उत्तक भी कहते हैं। अवलंबन का मतलब होता है सहारा प्रदान करना, अवलंबन उत्तक भी कहते हैं। इस उत्तक की जो मात्रा होती है शरीर में वो सबसे अधिक होती है। मात्रा शरीर में इस उत्तक की क्या है? सबसे अधिक है। शरीर को हम देह भी बोलते हैं, ध्यान रखना। ये शरीर का लगभग 30% भाग बनाते हैं। शरीर का कितना परसेंट? 30% भाग बनाते हैं। यह उत्तक शरीर के विभिन्न उत्तकों को परस्पर जोड़ने, अंगों को आलंबन सहारा प्रदान करने, विभिन्न उत्तकों व अंगों के बीच में रिक्त स्थानों को भरने का कार्य करता है। इसके कार्य क्या क्या है दोबारा देखना। ये जो उत्तक है ये शरीर के विभिन्न उत्तकों को परस्पर जोड़ता है। इसके अलावा अंग जो हैं, अंगों को आलंबन प्रदान करता है, सहारा प्रदान करता है। इसके अलावा जो उत्तकों या अंगों के बीच, उत्तकों या अंगों के मध्य जो रिक्त स्थान है, इन रिक्त स्थान को भरने का कार्य करता है। संयोजी उत्तक जो होता है ये मूल रूप से 3 घटकों से मिलकर बना होता है। मूल रूप से 3 घटकों से मिलकर क्या होता है? बना होता है। सबसे पहला होता है आधात्री, जिसे हम मैट्रिक्स भी कह देते हैं। दूसरा होता है कोशिकाएं, और तीसरी बात करते हैं तंतुओं की। इन तीनों से मिलकर क्या होता है? संयोजी उत्तक जो है बना होता है। संयोजी उत्तक जो होते हैं इनके बारे में बात करते हैं, इनके एग्जाम्पल के बारे में बात करते हैं। जैसे सबसे पहले करते हैं रक्त या रुधिर की। रक्त या रुधिर जो है एक प्रकार का तरल संयोजी उत्तक है। क्या है? तरल संयोजी उत्तक। तरल संयोजी उत्तक है। और जो रुधिर होता है इसमें 2 चीज़ें होती है। एक तो होता है प्लाज्मा और एक होता है रक्त कणिकाएं। प्लाज्मा जो होती है 55% होती है, रक्त कणिकाएं जो होती हैं 45% होती है। रक्त कणिकाओं के रूप में आरबीसी, रेड ब्लड कॉर्पुसल्स, लाल रक्त कणिकाएं, डब्ल्यूबीसी, श्वेत रक्त कणिकाएं, और प्लेटलेट्स होती हैं। प्लेटलेट्स को हम हिंदी में बिंबाणु कह देते हैं। ये रक्त कणिकाओं के रूप में 3 जो कणिकाएं हैं पाई जाती है, जो 45% होती है। प्लाज्मा क्या होता है? तो रक्त का जो तरल भाग होता है, इस रक्त के तरल भाग को ही हम क्या कह देते हैं? प्लाज्मा। यानी कि रक्त जो होता है इसमें से रक्त कणिकाओं को निकाल दिया जाए तो जो बचा हुआ पार्ट है वो क्या कहलाएगा? प्लाज्मा कहलाएगा। ये जो प्लाज्मा होती है, इस प्लाज्मा के अंदर प्रोटीन होता है, नमक होता है। इस नमक के कारण क्या होता है? थोड़ा नमकीन होता है रक्त। शरीर में पचे हुए भोजन जो होते हैं, हार्मोन जो होते हैं, मतलब शरीर में पचे हुए, ये क्या करता है? रक्त जो करता है ये एक स्थान से दूसरे स्थान तक पदार्थों को भेजने का कार्य करता है। एक अंग से दूसरे अंग में जो पदार्थ है उन पदार्थों को लेके कौन जाएगा? रक्त लेके जाएगा। तो ये हमने बात की रक्त संयोजी उत्तक की।
अब हम नेक्स्ट उदाहरण पढ़ते हैं अस्थि, और एक होता है उपास्थि। अस्थि और उपास्थि की बात करते हैं, क्या होते हैं। अस्थि जो होती है वो हड्डी को बोल देते हैं, किसको बोल देते हैं, हड्डी को। उपास्थि जो होती है ये लचीली होती है, जबकि हड्डी जो होती है कठोर होती है। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, ये जो हाथ आपको दिखाई दे रहा है, इस हाथ की जो ये कोहनी से लेके जो ये यहाँ पे जो भाग है, यहाँ तक का जो ये भाग है, ये यहाँ पे 2 हड्डियाँ हैं। इस हड्डी को हम बीच में से, ये जो जोड़ है, इस जोड़ की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, यहाँ से तो हड्डी को मोड़ा जा सकता है, पर इस जोड़ से लेके इस जोड़ तक जो बीच का पार्ट है, इसे हम मोड़े नहीं सकते। जैसे कि देखिए, मैं उंगली की बात करता हूँ, इस उंगली में 3 हड्डियाँ होती हैं, एक तो यहाँ पे होती है, फिर एक यहाँ पे होती है, फिर एक ये आगे से जो मुड़ा हुआ है यहाँ पे। तो इस बीच वाली हड्डी को हम यहाँ से बीच में से मोड़े नहीं सकते, यानी कि जो हड्डी होती है वो क्या होती है, कठोर होती है। लेकिन आप देखेंगे कि आप कान है, इसको मोड़ सकते हैं, नाक जो है आगे से मुड़ सकती है। तो ये जो भाग होते हैं, ये भाग क्या कहलाते हैं, उपास्थि कहलाते हैं। जैसे कंठ है, इसको आप हिला सकते हैं। ये जब चीज़ें हैं, ये किसकी बनी हुई है, उपास्थि की बनी हुई है। जिन जो लचीली होती है, इन्हें हम मोड़ सकते हैं। तो ये लचीली होती है, उन्हें तो हम उपास्थि कहते हैं, और जो कठोर होती हैं उन्हें अस्थि कहते हैं। हमारा जो शरीर है, अस्थि उपास्थि दोनों से मिलकर बना होता है। जो श्वास नलिका होती है, इसके अंदर सी आकार के उपास्थि के छल्ले पाए जाते हैं, ताकि श्वसन क्रिया के दौरान जब हम सांस ले रहे होते हैं तब श्वास नली पिचक न जाए। तो इसमें भी क्या होती है, उपास्थि के छल्ले पाए जाते हैं। आगे अगर हम बात करें तो मान लीजिए कि ये एक हड्डी है और ये दूसरी हड्डी है। एक हड्डी दूसरी हड्डी से जिस भाग द्वारा जुड़ी होती है, जिस संरचना द्वारा जुड़ी होती है, उसे स्नायु कहते हैं। क्या कहते हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, ध्यान रखना। एक हड्डी, अस्थि की बात कर रहा हूँ, एक हड्डी दूसरी हड्डी से जिन संरचना द्वारा जुड़ी रहती है उन्हें स्नायु कहते हैं। और हड्डी मांस से भी जुड़ी होती है, आपको पता है, मांसपेशियों से जुड़ी होती है। तो हड्डियाँ जो मांसपेशियों से जुड़ी होती है, ये किस माध्यम से जुड़ी होती है, तो उसे हम कंडरा कहते हैं, कंडरा या टेंडन कहते हैं। क्या कहते हैं, कंडरा या टेंडन। ये दोनों बातें आपको इम्पोर्टेंट है, दोनों बातें आपको याद रखनी है, दोनों ही पूछी जा सकती है। स्नायु क्या होते हैं, कंडरा क्या होती है। तो कंडरा जो है ये मांसपेशियों को अस्थि से जोड़े रखता है, स्नायु जो है ये 2 हड्डियों को आपस में जोड़े रखता है। यानी कि मैं आपको बताऊं, उंगली का उदाहरण लेते हैं। इस उंगली के अंदर ये एक जो हड्डी है और ये जो एक हड्डी है, ये हड्डी इस हड्डी से स्नायु द्वारा जुड़ी हुई है, जबकि इसमें जो मांस है वो इस हड्डी से जुड़ा हुआ है, तो वो किससे जुड़ा हुआ है, कंडरा या टेंडन द्वारा जुड़ा हुआ है। ये हमने बात की संयोजी उत्तक की। इसमें एक और बात करते हैं, एक उत्तक और होता है इसका उदाहरण, जिसे हम बोलते हैं एरियोलर संयोजी उत्तक। एरियोलर संयोजी उत्तक। एरियोलर संयोजी उत्तक क्या होता है, तो जो त्वचा होती है और जो मांसपेशियां होती हैं, इनके मध्य, या हम बात करें रक्त नलिका जो होती है, रक्त वाहिका जो होती है, इसके चारों ओर नसें हैं, अस्थि मज्जा है। अस्थि मज्जा का मतलब होता है हड्डी जो होती है, इस हड्डी के अंदर जो द्रव भरा रहता है उसे हम क्या कहते हैं, अस्थि मज्जा कहते हैं। इन सभी के अंदर क्या पाया जाता है, एरियोलर संयोजी उत्तक। त्वचा और मांसपेशियों को आपस में जोड़ने का कार्य कौन करता है, एरियोलर संयोजी उत्तक करता है। और इसी प्रकार रक्त नलिका के चारों ओर होता है, नसें जो होती हैं उनके चारों ओर होता है, अस्थि मज्जा में एरियोलर संयोजी उत्तक पाया जाता है। तो ये हमने बात की संयोजी उत्तक की। आगे हम जो 2 उत्तक और रह गए, पेशी उत्तक, तंत्रिका उत्तक, उनकी बात करेंगे अगले वीडियो में।